मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए सेमेस्टर 2 के सिलेबस कोर 4 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप चैप्टर 2 जार अलेक्जेंडर द्वितीय के अंतर्गत प्रश्न जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का वर्णन करें पर जानकारी दे रही हूँ। जार अलेक्जेंडर द्वितीय रूस का ऐसा शासक था जिसने रूसी जीवन में कृषक दासों को मुक्त किया और अनेक प्रशासनिक, शैक्षणिक और न्यायिक सुधारों को लागू कर रूस की जीवन शैली में परिवर्तन लाने की कोशिश की। जार अलेक्जेंडर द्वितीय रूस को शक्तिशाली आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहता था। अलेक्जेंडर द्वितीय का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता जार निकोलस प्रथम की इच्छा थी कि उसका पुत्र रूस का योग्य शासक बने, इसलिए अपने पुत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छा प्रशिक्षण दिया। 6 से 16 वर्ष की आयु में उसकी शिक्षा एक उदार सैनिक अधिकारी के देख रेख में हुई। कवि जूकोवास्की के देखरेख में भी उसके अध्ययन अध्यापन का कार्य हुआ। इस तरह वह कई भाषाओं का जानकार हो गया। साथ ही विश्व के प्रति उसके मानवतापूर्ण व्यवहार का विकास हुआ। वह अपने पिता की अनुपस्थिति में राजकाज देखता था तथा कई प्रशासनिक एवं अन्य समितियों से भी वह जुड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर द्वितीय मूलतः कट्टरपंथी था और एक सीमा तक उदारवादी भी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1855 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह सिर्फ सिद्धांतवादी नहीं था, बल्कि समय के परिवर्तन को स्वीकार कर पिछड़े रूस को पाश्चात्य देशों के समकक्ष लाना चाहता था। क्रीमिया के युद्ध में प्रतिक्रियावादी रूस उदारवादी पश्चिमी देशों से पराजित हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में असंतोष की लहर उठी थी। जार अलेक्जेंडर क्रीमिया के युद्ध में रूस के हारने के कारणों को दूर करना चाहता था। सुलझे हुए विचारों का होने तथा रूसियों के जीवन की हर दिशा में सुधार का इच्छुक होने के कारण उसने कुछ वर्षों तक सुधारवादी नीति का अनुसरण किया। उसे इस बात का पूर्ण एहसास था कि रूस बड़े राज्यों का समकक्षी तभी बन सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए और प्रशासन में सुधार लाकर समग्र जनता का सहयोग पाया जाए। उसे अपने सुधारों के कारण ही मुक्तिदाता जार कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जार के प्रारंभिक सुधार कार्य की। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही उन विद्रोही कैदियों को मुक्त कर दिया जिन्हें 30 वर्ष पूर्व निकोलस प्रथम ने साइबेरिया भेज दिया था। उन सारे कैदियों को अब रूस में वापस आने की आज्ञा दी गई। रूस के अन्य राजनीतिक कैदियों को भी मुक्त कर उसने अपनी उदारता का परिचय दिया। उसने प्रकाशन की स्वतंत्रता के नियंत्रण को ढीला कर दिया और यात्रा तथा विश्वविद्यालयों पर लगे हुए प्रतिबंधों में से अधिकांश को हटा दिया। इसके बाद उसने रूस के प्राकृतिक संसाधनों के विकास की ओर ध्यान दिया। उद्योग, वाणिज्य और नियोजन उसके नेतृत्व में विकसित हुए। उसने सेवा का भी पुनर्संगठन किया और यातायात की सुविधा तथा व्यापार के विकास के लिए रेलवे लाइनों का निर्माण करवाया। अलेक्जेंडर द्वितीय का सबसे प्रमुख कार्य था कृषक दासों की मुक्ति। रूस के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण दास प्रथा थी। रूस में दासों की संख्या 4 करोड़ थी। कुछ दास जार की सेवा में थे तो कुछ कुलीनों की सेवा में। दासों के स्वामी नैतिक दृष्टिकोण से पतित हो गए थे और उनका जीवन अशांत हो गया था। उन्हें सदैव यह भय लगा रहता था कि मौका पाकर दास उनके विरोध भी विद्रोह कर सकते हैं। कई दास विद्रोह भी हुए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि दास प्रथा सामाजिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। जार अलेक्जेंडर इस दूषित प्रथा को समाप्त करना चाहता था और उसे विश्वास था कि उसके इस कार्य में कुलीनों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। अप्रैल 1856 में अलेक्जेंडर ने सामंतों से कहा कि दास प्रथा राजाज्ञा से समाप्त कर दी जाए, न कि कृषकों के उपद्रव से उनके द्वारा इसको समाप्त करने की प्रतीक्षा की जाए। परंतु कुलीनों ने इसका विरोध किया, पर अंततः उन्हें जार के सामने झुकना पड़ा।
19 फरवरी 1861 को एक राजाज्ञा द्वारा कृषक दासों की उन्मुक्ति की घोषणा की गई। इसी समय से जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाने लगा। जार अलेक्जेंडर ने कुछ नीतिगत तरीकों से कृषक दासों की मुक्ति का कार्य किया। पहला, उन्होंने राजाज्ञा के द्वारा कृषक दासों को नागरिक अधिकार दिए। सभी कृषक दास अपने स्वामियों के बंधन से मुक्त कर दिए गए और उन्हें स्वतंत्र कृषक मान लिया गया। दूसरा, उन्होंने नए मुक्त कृषकों को भूमि देने की व्यवस्था की। भूमिपतियों से भूमि लेकर नए स्वतंत्र कृषकों को दी गई। तीसरा कार्य उन्होंने किया, किसानों को जो भूमि हस्तांतरित की गई वह उनके व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं दी गई। इस भूमि को ग्राम समुदाय के अधिकार में रखा गया और अपनी नीति के तहत अंतिम सिद्धांत यह अपनाया कि भूस्वामी को उनकी भूमि की कीमत दी जाए। क्योंकि किसानों के पास कीमत चुकाने के साधन नहीं थे, इसलिए शासन की ओर से जमींदारों को भूमि की कीमत दी गई। इसके लिए ग्राम समुदाय या मीर को इस ऋण को 49 वर्षों में 6% ब्याज सहित मूल्य चुकाने का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ कृषक दास मुक्त हो गए और उन्हें वैधानिक स्वतंत्रता मिल गई। इस सुधार के बाद रूस की समस्त कृषि योग्य भूमि का आधा भाग कृषकों के पास आ गया और उनको स्वतंत्र आजीविका का साधन प्राप्त हुआ। कृषक दासों की मुक्ति संबंधी प्रयास पर नजर डालें तो इसमें कई त्रुटियां थी। इस नवीन व्यवस्था का परिणाम आरंभ में कुछ लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि भूमि कर के साथ साथ वार्षिक किस्त देने से कृषकों का अधिकांश धन समाप्त हो गया। करों के बोझ के कारण उनकी अवस्था सुधर न सकी। कृषकों ने ये कहना आरंभ किया कि जागीरदारों के चंगुल से मुक्त कर उनको राज्य का दास बना लिया गया है तथा उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु वर्षों बाद इसके अच्छे परिणाम प्रकट हुए। दासों के उद्धार के कारण रूस के सामाजिक और कानून संबंधी संगठन में महान परिवर्तन हो गया। विशेषाधिकार समाप्त कर सबको न्याय की दृष्टि से समान बना दिया गया तथा किसानों पर सामंतों का अधिकार समाप्त हो जाने के कारण देश में उनका प्रभाव घट गया। अब चर्चा करते हैं न्याय संबंधी सुधार की। जार अलेक्जेंडर के शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार हुए। इससे पहले रूस की न्याय व्यवस्था अत्यंत दूषित थी। समान रूप से सभी को न्याय नहीं मिलता था। साधारण वर्ग के लिए न्याय का दरवाजा बंद कर दिया गया था। न्याय प्रणाली भ्रष्ट और बेतुकी थी। प्रभावशाली एवं अमीर वर्ग अपराध करने पर भी मुक्त हो जाते थे। 1864 ईस्वी से न्यायिक व्यवस्था में सुधार होने लगे। दीवानी और फौजदारी मामलों का निर्णय करने के लिए यूरोपीय ढंग से न्यायालय स्थापित किए गए। जनता द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीश के चुनाव की व्यवस्था की गई। सीनेट को अपील का सर्वोच्च न्यायालय माना गया। फौजदारी के मामलों को गुप्त रूप से तय नहीं किया जाता था। प्रत्येक मामले का मुकदमा सबके सामने किया जाता था। केवल राजनीतिक अपराधियों को ही बिना मुकदमा चलाए सजा दी जाती थी। एक नवीन सिद्धांत भी तैयार किया गया। पंचों द्वारा भी न्याय करने की प्रथा चलाई गई। नवीन दंड विधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि देश के समस्त न्यायालय में उसी के अनुसार न्याय किए जाएं। और अब चर्चा करते हैं जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार कार्य के बारे में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। रूस के छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा दी गई, जो पूर्ववर्ती राज्यकाल में वर्जित था। विश्वविद्यालयों में लगाए गए प्रतिबंधों को उठा लिया गया। प्रारंभिक एवं तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की गई। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। 24 मई 1870 ईस्वी को एक कानून के अनुसार स्त्रियों के विद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। लड़कियों का पाठ्यक्रम 7 वर्षों का था। जो छात्राएं अध्यापक के पद पर नियुक्त होना चाहती थी, उन्हें 8 वर्षों का पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता था।
ऐसे शिक्षा को उन्नत बनाने के उद्देश्य से एक अलग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। 1872 ईस्वी में स्त्रियों के लिए प्रथम चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की गई। पुस्तकों के प्रकाशन और प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी ढील दी गई। अब चर्चा करते हैं आर्थिक सुधार की। आर्थिक अवस्था किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। औद्योगिक विकास की नीति अपनाकर कल कारखानों की संख्या को बढ़ाया। व्यापार एवं औद्योगिक विकास में नव जीवन लाने के लिए 1861 ईस्वी में एक रूसी बैंक की स्थापना की गई। रेलवे लाइनों का निर्माण कर औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति का नया मार्ग खोल दिया गया। व्यापारी जहाजों का निर्माण किया गया। डाकतार व्यवस्था में भी सुधार हुआ। 1857 ईस्वी में घरेलू उपयोग के लिए डाक टिकट जारी किया गया तथा 1864 में विदेशी डाक टिकट की सुविधा भी दी गई। 1855 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच तार लाइनों को विस्तृत किया गया। 1866 ईस्वी में तार के उपकरणों का आयात बंद कर दिया गया, क्योंकि तार के सभी आवश्यक उपकरणों का निर्माण रूस में ही होने लगा था। चूंकि बाद के शासकों के शासनकाल में औद्योगिक प्रसारण अधिक हुआ, अतः जार अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल के आर्थिक सुधारों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के काल के आर्थिक सुधारों के कारण ही बाद के आर्थिक सुधार संभव हो सके और रूस औद्योगिक प्रसारण के क्षेत्र में आगे बढ़ सका। और अब बातें करते हैं सेना में सुधार के बारे में। रूस का सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। 1850 ईस्वी तक रूस के सैनिकों की स्थिति दयनीय थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ था। क्रीमिया के युद्ध ने रूस की सैनिक व्यवस्था के खोखलापन को जाहिर कर दिया था। क्रीमिया के युद्ध में पराजय के बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय के लिए सेना में सुधार आवश्यक हो गया था। 1861 में D.A. मिल्यूटिन की नियुक्ति युद्ध मंत्री के रूप में की गई, जिसने एक दशक तक काफी मेहनत करके सेना को संगठन तथा हथियारों के मामले में आधुनिक बनाया। उसके सुधारों में शारीरिक दंड देने की प्रथा की समाप्ति, सैनिक न्यायालय की स्थापना, सैनिक सेवा की अवधि में कमी, हथियारों के आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण सुधार थे। अथक प्रयास के बाद 1874 ईस्वी में उसने सभी वर्गों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य कराया और इस तरह निम्न वर्ग के लोगों को ही सेना में भर्ती होने की प्रथा की समाप्ति हुई। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने प्रशासनिक सुधार कार्य भी किए। उसने स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में प्रशंसनीय सुधार कार्य किए। कृषक दासों के स्वतंत्र हो जाने पर स्थानीय शासन में परिवर्तन अनिवार्य हो गया था। जनवरी 1864 को कानून के द्वारा जिम्त्सो के माध्यम से स्थानीय स्वशासन लागू हुआ। जिम्त्सो ऐसी विधानसभाएं होती थी जिनके प्रतिनिधि 3 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनमें भूमिपतियों, शहरी निवासियों तथा ग्रामवासियों के प्रतिनिधि होते थे। प्रतिनिधित्व का अनुपात भूमि के क्षेत्रफल या शहरी संपत्ति के मूल्य से निश्चित होता था। जिम्त्सो को ना तो संतोषप्रद कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त था और न ही उसे आर्थिक संसाधन ही उपलब्ध थे। प्रांतीय शासकों का भी इन पर नियंत्रण था, लेकिन इसके बावजूद चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए गए और कई हजार स्कूल तथा अस्पताल खोले गए। जिम्त्सो के प्रयास से ही कृषि वैज्ञानिकों, मवेशी डॉक्टरों, शिक्षकों और चिकित्सकों की सेवाएं ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा जून 1870 को एक कानून बनाकर शहरी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, लेकिन इस संस्था को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। म्युनिसिपल काउंसिलों का चुनाव 4 वर्षों के लिए करदाताओं द्वारा होता था। काउंसिल अपना मेयर और कार्यकारी परिषद स्वयं चुनती थी। इन काउंसिलों के अधिकार स्थानीय कार्यों से संबद्ध थे। इनके आर्थिक स्रोत सीमित थे और इनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी
राज्य के अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करती थी। इन सब के बावजूद यह संस्था शहरी जीवन का एक जीवंत संस्था बन गई, क्योंकि इसी के प्रयासों से बड़े शहरों में अनेक प्राथमिक विद्यालय खुले। इस तरह की नई प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों को राजनीतिक सहयोग देने का अवसर मिला और उन्हें प्रशासन की भी शिक्षा प्राप्त हुई। विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यदि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार कार्यों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि जार अलेक्जेंडर ने जिस उद्देश्य से सुधार कार्य प्रारंभ किया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। यह सही है कि कृषक दास स्वतंत्र हुए, लेकिन उन्हें बहुत कम भूमि के लिए बहुत अधिक कर देना पड़ता था। वे अपने मालिकों से स्वतंत्र होकर कम्यून के दास बन गए। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को यथोचित संसाधन नहीं उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा उनके अधिकार इतने सीमित थे कि वे अफसरशाही से मुक्त नहीं हो पाए। अन्य सुधारों में भी कई त्रुटियां रह गई थी। न्यायिक सुधार भी अपूर्ण था। राजनीतिक मामलों को न्यायालय की परिधि से बाहर रखा गया। न्याय सुधार का कोई व्यापक हितकारी प्रभाव नहीं पड़ा। न्यायाधीशों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व भ्रष्ट अधिकारियों पर था, जो हर तरह से स्वयं सुधार के विरोधी थे। अतः वे सुधार योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि सुधार के बावजूद आम लोगों की आर्थिक और राजनीतिक दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। प्रजा के बीच असंतोष पहले की तरह बना रहा और इसी असंतोष ने विद्रोह को जन्म दिया। फिर भी अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार के प्रयासों ने राज्य और समाज के उत्थान के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। उसके न्यायिक सुधारों ने न्यायतंत्र की निरंकुशता को ध्वस्त किया और स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार अपनी सीमाओं के बावजूद अफसरशाही के एकछत्र प्रभाव को तोड़ने में कामयाब हुई। युद्ध, वित्त और शिक्षा मंत्रालय के सुधारों ने प्रशासन में नई जान फूंक दी। सामाजिक दृष्टिकोण से कृषक मजदूरों की मुक्ति ने एक तरफ सामंतों की शक्ति को क्षीण किया तो दूसरी तरफ कृषक मजदूरों की स्थिति को बेहतर किया। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार रूस को अधिक स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जा रहे थे और इन सुधारों के कारण रूस में न्याय, समानता और आर्थिक प्रगति दृष्टिगोचर हो सके। अगर जार अलेक्जेंडर द्वितीय की योजनाएं असफल हुई तो उसकी वजह कार्यान्वयन संबंधी गलतियां थी, न कि उन सुधारों में कोई भूल। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि क्रांतिकारी आंदोलनों के बावजूद उसने कभी भी अपने सुधार अभियान को नहीं त्यागा। अंत में क्रांतिकारियों ने 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। उसके सुधारों के प्रयास आगे के दिनों के लिए मार्गदर्शक बने। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप सभी साफ सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, धैर्य बनाए रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।